भारत में दवा की कीमतों में धोखाधड़ी, बड़ी कंपनियों के मुनाफे के लिए बनाया गया बाजार। संसदीय समिति ने इस धोखे का किया पर्दाफाश, केंद्र को अब कार्रवाई करनी होगी। लेखक आर सूर्यमूर्ति। किसी भी मायने में भारत बीमार लोगों के लिए दुनिया की सबसे सस्ती जगह होनी चाहिए। यह जेनेरिक दवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, वैश्विक फार्मा के लिए फैक्ट्री फ्लोर है, जिसे तथाकथित ग्लोबल साउथ की फार्मेसी कहा जाता है। फिर भी आम भारतीयों के लिए असल अनुभव इसके उलट है। एक हेल्थकेयर सिस्टम जहां एक साधारण बुखार की दवा की कीमत उसकी आपूर्ति की कीमत से 6 गुना, गैस्ट्रिक की गोली की कीमत 10 गुना और एक जान बचाने वाली कैंसर की दवा की कीमत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उसकी छपी हुई अधिकतम खुदरा कीमत से लगभग 80% कम हो सकती है। यह क्या है, इसे समझने के लिए किसी को लोक नीति में डॉक्टरेट की जरूरत नहीं है। यह साफ है कि इस बाजार को इलाज तक जनता की पहुंच और उनकी खर्च वहन करने की क्षमता के अनुरूप नहीं, बल्कि उनका दोहन कर भारी लाभ अर्जित करने के अनुरूप बनाया गया है। केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स पर स्टैंडिंग कमिटी की ताज़ा रिपोर्ट अपने डायग्नोसिस में बहुत सख्त है, परंतु अभी भी उसमें पर्याप्त कठोरता नहीं है। कमिटी ने उस बात को बहुत ध्यान से दस्तावेज के रूप में रिकॉर्ड किया है जो मरीज दशकों से जानते हैं कि भारत की दवाओं की मूल्य निर्धारण प्रणाली दवा निर्माता कंपनियों के लिए एक खुला मैदान है, खासकर उन बहुराष्ट्रीय बड़ी कंपनियों के लिए जिनके ब्रांडेड जेनेरिक उस श्रेणी की दवाओं पर हावी हैं जिन पर लोग हर दिन भरोसा करते हैं। कमिटी लिखी गई कीमतों को अतार्किक, बहुत ज्यादा और जनहित के खिलाफ कहती है। यह तो ठीक है। असलियत इससे भी बुरी है। पूरी प्रणाली निर्धारित मूल्य मुद्रास्फीति, नियामक की अनुपस्थिति और एक राजनीतिक प्रतिष्ठान पर बना है जो एक ऐसे उद्योग का सामना करने को तैयार नहीं है जो बिना किसी सजा के बहुत ज्यादा सहजता से काम कर रही है। रिपोर्ट में दिए गए नंबर चौंकाने वाले हैं। 21 रुपए की एमआरपी वाली एक आम एंटीहिस्टामाइन टैबलेट एक स्टॉकिस्ट को मात्र ₹1.85 में दी जाती है, जो 1038% है। एक स्टैंडर्ड एसिड रिफ्लक्स दवा जिसकी कीमत ₹170 है, डिस्ट्रीब्यूटर को मात्र ₹13.95 की पड़ती है, जो 1119% की बढ़ोतरी है। एक आमतौर पर लिखी जाने वाली कैल्शियम सप्लीमेंट की कीमत में तो हद हो गई है। ₹16.95 की आपूर्ति कीमत के मुकाबले एमआरपी ₹327 है, यानी 1831% का मार्जिन। ये कभी कभार होने वाली गड़बड़ियां नहीं हैं, ये बिजनेस मॉडल है। कमेटी ने एलर्जी, गैस्ट्रो, विटामिन, कार्डियोवैस्कुलर और बच्चों की दवाओं में भी ऐसी ही गड़बड़ियां पाईं। दूसरे शब्दों में, ये भारत की दवाइयों की टोकरी का दिल है। मल्टीनेशनल कंपनियां इस तरह के दवा बाजार में खास तौर पर हैं और उनका मूल्य निर्धारण व्यवहार प्रतिस्पर्धा के अनुशासन से मुक्त गणना दिखाता है। आखिर मरीज मॉलिक्यूल्स से ज्यादा ब्रांड्स पर भरोसा करते हैं और यह भरोसा ही मूल्य निर्धारण करने की कंपनी की क्षमता का मुख्य स्रोत है। लेकिन सबसे ज्यादा ज्यादतियां ऑन्कोलॉजी में दिखती हैं, जहां दाव सचमुच जिंदगी और मौत का होता है। कैंसर की एक दवा जिसका एमआरपी ₹38,215 है, ऑनलाइन ₹9,200 में बिकती है। दूसरी, जिसकी ऑनलाइन उपलब्ध लिस्ट पर मूल्य ₹45,000 है, रिटेल में ₹8,800 में मिलती है। दुनिया का कोई भी भरोसेमंद मूल्य निर्धारण इकोसिस्टम इतना ज्यादा अंतर नहीं दिखाता जब तक कि मूल कीमत को बनावटी तौर पर न बढ़ाया जाए। कमेटी, जो आमतौर पर अपनी भाषा को लेकर सावधान रहती है, यहां ईमानदारी से कहती है, ये एमआरपी ज्यादा ट्रेड मार्जिन को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जब कोई मरीज परेशान होता है, जब परिवार किसी को जिंदा रखने के लिए अपनी संपत्ति बेच रहे होते हैं या अपनी बचत खर्च कर रहे होते हैं, तो कंपनियों को पता होता है कि वे बिना किसी नतीजे की कीमतें बढ़ा सकती हैं। फिर सरकार, जो इस पैटर्न को पूरी तरह जानती है, नजरअंदाज कर देती है। ऐसा नहीं है कि भारत में दखल देने के लिए कानूनी ढांचा नहीं है। उसके पास एनपीपीए है, जो एक मूल्य नियंत्रक है, ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, जो एक कानूनी ढांचा है, और सस्ती दवाओं के लिए एक घोषित राष्ट्रीय वायदा है। लेकिन उसके पास हिम्मत नहीं है। डीपीसीओ सिर्फ कीमत में बढ़ोतरी को नियंत्रित करता है, आधारभूत मूल्य को नहीं। कोई दवा निर्माता ₹3,500 में कोई दवा लॉन्च कर सकता है, भले ही उसे बनाने और वितरित करने में ₹400 का खर्च आए, और फिर भी वह कानून का पालन कर सकता है जब तक कि वह सालाना बढ़ोतरी को 10% से कम रखता है।
यह बेतुकी कमी भारत का अपने दवा निर्माता उद्योग को दिया गया सबसे बड़ा तोहफा है। यह नियामक डिजाइन में एक मास्टर क्लास है, जनहित का दिखावा करता है और उस दिखावे को बचाता है, लोगों को नहीं। एनपीपीए को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारी समर्थन दिया जाता है, परंतु उसके बावजूद यह एक बिना दांत वाला वॉचडॉग है। यह दवा उत्पादन लागत का ऑडिट नहीं कर सकता। यह कॉस्ट शीट की मांग नहीं कर सकता। यह ट्रेड मार्जिन के खुलासे को जरूरी नहीं कर सकता। यह किसी भी नॉन शेड्यूल्ड दवा की लॉन्च प्राइस को नियंत्रित नहीं कर सकता, जो एक ऐसी श्रेणी है जो आसानी से भारत के दवा बाजार के 85% से ज्यादा हिस्से में छाया रहता है। यह नियामक जिम्मेदारी के एक पहाड़ पर बैठा है और इसके अधिकार एक चम्मच के बराबर भी नहीं है, जो ठीक वैसा ही है जैसी कि शासन व्यवस्था उसे पसंद करती है। इस बीच सरकार जन औषधि को जनता की क्रय शक्ति की पहुंच में रखने की अपनी प्रतिबद्धता के सबूत के तौर पर पेश करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जन औषधि नीति की जीत नहीं बल्कि उसका दोष है। जब वही मॉलिक्यूल सरकारी दुकान पर 12 रुपए में बिकता है जिसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी 170 रुपए में बेचती है, या जब कोई सप्लीमेंट जो सरकारी फार्मेसी में 40 रुपए में बिकता है उसकी कीमत ब्रांडेड लेबल के तहत 327 रुपए हो, तो नतीजा साफ है, बहुत ज्यादा एमआरपी न तो स्वाभाविक हैं और न ही जरूरी। लेकिन उनकी इजाजत है। यहां तक कि जिन सेक्टर में नियामक प्रतिष्ठान ने दखल दिया, जैसे कोरोनरी स्टेंट, वहां भी जीत ज्यादा समय तक नहीं रही। 2017 में स्टेंट की कीमतें तय करने के बाद एनपीपीए ने हजारों परिवारों को मेडिकल नुकसान और दिवालियापन से बचाया। लेकिन कीमतों में तेजी लगभग तुरंत शुरू हो गई। ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट, जिनकी कीमत शुरू में घटाकर 29,600 रुपए कर दी गई थी, अब 38,267 रुपए हो गई है। बेयर मेटल स्टेंट की कीमत 7,260 रुपए से बढ़कर 10,509 रुपए हो गई है। अस्पताल इन नियंत्रित कीमतों के ऊपर जीएसटी, प्रोसीजर फीस और पैकेज चार्ज लगा रहे हैं और चुपचाप उसी बोझ को फिर से बढ़ा रहे हैं जिसे खत्म करने के लिए कानून बनाया गया था। जब दखल प्रतीकात्मक हो जाता है तो मुनाफाखोरी ढांचागत हो जाती है। असली दुखद बात यह है कि सरकार ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन पर पूरी तरह से फेल है। जब टीएमआर को कुछ समय के लिए 42 कैंसर दवाओं पर लागू किया गया तो एमआरपी 50% तक गिर गए। मरीजों ने एक साल में लगभग 984 करोड़ रुपए बचाए। जब महामारी के दौरान कुछ मेडिकल डिवाइस पर टीएमआर लागू किया गया तो इससे और 1000 करोड़ रुपए की बचत हुई। हर देश आखिरकार यह तय करता है कि हेल्थकेयर एक अधिकार है या कमाई का जरिया। भारत ने बहुत लंबे समय तक यह दिखाने की कोशिश की है कि वह दोनों हो सकता है। कमेटी ने आखिरकार इस धोखे का पर्दाफाश कर दिया है।